हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 9 रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान रखिएगा, अब तक हम लोगों ने रजिस्टिविटी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी डिपेंड करते हैं। हमने इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी काफी सारे किए हैं। और एक चीज जो इतना पढ़ने के बाद हम लोगों को रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में पता पड़ी है, वो डेफिनेटली आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि जो रजिस्टिविटी है वो मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, केवल दो बातों पर निर्भर करती है, टेम्परेचर और मटीरियल इटसेल्फ। टेम्परेचर और मटीरियल इटसेल्फ। जबकि रेजिस्टेंस जो है वो चार बातों पर निर्भर करता है, टेम्परेचर, मटीरियल, लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मेरे पास में दो मटेरियल है, दो वायर्स हैं और मुझे उसको अपने सर्किट के लिए यूज करना है। तो जब आप किसी मटेरियल का सिलेक्शन कर रहे होंगे, किसी वायर का सिलेक्शन कर रहे होंगे अपने सर्किट के लिए, तो आप सिलेक्शन का आधार रेजिस्टिविटी रखेंगे या रेजिस्टेंस रखेंगे, आप खुद से सोच के देखें। तो डेफिनेटली आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि रेजिस्टेंस जो है वो किस पर निर्भर करता है, लेंथ पर भी निर्भर करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी निर्भर करता है, टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है और मटेरियल पर भी निर्भर करता है। यानी चार फैक्टर देखने पड़ेंगे कि वो वायर अच्छा है मेरे लिए या बुरा है। क्लियर है? तो इसीलिए जब हम किसी मटेरियल का सिलेक्शन कर रहे हैं हमारे सर्किट को बनाने के लिए या हमारे किसी अप्लायंस को बनाने के लिए, तो हम किसके आधार पर उस मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे? रेजिस्टिविटी के आधार पर, क्योंकि रेजिस्टिविटी केवल दो बातों पर निर्भर करती है, मटेरियल और टेम्परेचर। उसमें से भी अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें तो रेजिस्टिविटी प्योरली किस पर बेस्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी? मटेरियल, मतलब मटेरियल के आधार पर हम सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये सिल्वर का है, ये कॉपर का है, टेम्परेचर एक रूम टेम्परेचर में दोनों वायर रखे हैं। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर आपको बहुत आसानी से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाना है, मतलब आपका जो वायर है वो बहुत बेहतरीन कंडक्टर हो, तो सिर्फ आपको ये देखना है, इसका हम रेजिस्टेंस नहीं देखेंगे, हम इसका सिलेक्शन किस आधार पे करेंगे? इसका मटेरियल देख के, और मटेरियल का मतलब है रेजिस्टिविटी देखकर। तो आज हम एक छोटा सा थ्योरेटिकल पॉइंट पहले डिस्कस कर लेते हैं। हमने रेजिस्टिविटी के आधार पर, किसके आधार पे? रेजिस्टिविटी के आधार पे हमने मटेरियल को तीन हिस्सों में कैटेगराइज किया है। ध्यान रखिएगा, कितने हिस्सों में कैटेगराइज किया है? तीन हिस्सों में। मतलब रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेक करके हम ये बता देंगे कि जो दिया गया सब्सटेंस है वो तीन हिस्से कौन कौन से हैं। वो या तो कंडक्टर होगा, या सेमीकंडक्टर होगा, या इंसुलेटर होगा। ध्यान रखिएगा, या तो कंडक्टर होगा, यानी रेजिस्टिविटी की वैल्यू के आधार पर हम किसी भी मटेरियल को या तो कंडक्टर कहेंगे, या सेमीकंडक्टर कहेंगे, या इंसुलेटर कहेंगे। किसको देखकर? रेजिस्टिविटी की वैल्यू को देखकर, एक फिक्स टेम्परेचर पे। मान लीजिए टेम्परेचर हम लोग क्या सिलेक्ट कर रहे हैं? रूम टेम्परेचर। क्लियर है? तो पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन है, हमने हमारे हिसाब से, या रेजिस्टिव ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, जो मटेरियल है वो तीन हिस्सों में कैटेगराइज हो गए, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर वो मटेरियल कहलाएंगे जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम हो, और कितनी कम हो? 10⁻⁻, जिसकी जो रेंज है रेजिस्टिविटी की 10⁻⁻8 टू हमने कितने रखी? 10⁻⁻6, यानी बहुत कम रेजिस्टिविटी। जैसे मान लीजिए सिल्वर है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी हम लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर लेते हैं, इसीलिए हम उसे बोलते हैं। और टेम्परेचर हमको फिक्स रखना पड़ेगा एट रूम टेम्परेचर। हम ये सारी बातें कर रहे हैं, क्लियर है? क्योंकि रेजिस्टिविटी को प्रभावित करने वाले दो फैक्टर हैं, एक टेम्परेचर और दूसरा मटेरियल। तो टेम्परेचर हम कांस्टेंट कर रहे हैं, और अब सारी गणित किस पर आधारित है? मटेरियल पर आधारित है। तो हमने बोला सिल्वर इस दुनिया का सबसे बेहतरीन कंडक्टर है, यानी इलेक्ट्रॉन सबसे मजे से कहां पे फ्लो होने वाले हैं? सिल्वर में। तो आपसे लोग क्वेश्चन पुटअप करेंगे, ऐसा क्यों? तो हम इसका आंसर क्या देंगे कि इस दुनिया में सबसे कम रेजिस्टिविटी पहली बात किसकी होती है? मेटल की होती है। किसकी होती है? मेटल की होती है, क्योंकि हम बोलते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स एक्चुअली इसमें बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं। और उनमें भी बेस्ट कौन है? सिल्वर। क्यों सिल्वर? क्योंकि सिल्वर की रेजिस्टिविटी रूम टेम्परेचर पे सबसे लीस्ट है। क्लियर है? तो अब हमने
अब हम किनको कंडक्ट, क्या सिल्वर ही कंडक्टर है, और भी बहुत सारे मेटल हैं या और भी अलॉयज भी हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या बोला, वो सारे मटेरियल कंडक्टर कहलाएंगे जिनकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6 की रेंज की हो या इसके बीच की हो। क्लियर है? तो हमने इसमें एग्जांपल किसके लिखे हैं, मेटल हम डेफिनेटली कंडक्टर के एग्जांपल होंगे। हमने सिल्वर लिखा है, कॉपर लिखा है, एल्यूमिनियम लिखा है, आयरन वगैरह भी हम ले सकते हैं। क्लियर है? फिर इसका दूसरा एग्जांपल कौन बनता है, अलॉयज। क्या बनता है, अलॉयज। ध्यान रखिएगा, तो अलॉयज में मैंने आपके सामने दो एग्जांपल रखे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने कुछ एग्जांपल रखे थे, मैंने दो एग्जांपल रखे हैं, दोनों काम के हैं, दोनों बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हैं। एक हमने लिखा है नाइक्रोम और दूसरा हमने लिखा है मैंगनीन। एक नाइक्रोम जो कि अलॉय है किसका, 4 मेटल्स का। देखिए नाइक्रोम का अगर मैं स्पेलिंग देखूं तो यहां पर Ni का मतलब है निकिल, क्रो का मतलब क्रोमियम, और M से आप ये थोड़ा याद रख सकते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, मैंगनीज की बात कर रहे हैं, Mn की बात कर रहे हैं, और यहां पर एक और मेटल आएगा Fe। यानी कुल मिला के नाइक्रोम, क्योंकि अलॉय की डेफिनेशन क्या होती है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स। मतलब अलॉय किसके मिक्सचर होते हैं, मेटल्स के या मेटल प्लस नॉन मेटल्स के। तो हम स्पेसिफिक अलॉय की बात कर रहे हैं, 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। एक नाइक्रोम आप याद रखेंगे, मैंगनीज आप याद रखेंगे। तो नाइक्रोम 4 मेटल से बना है, निकिल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन। क्लियर है? तो नाइक्रोम को बनाने वाले 4 मेटल कौन है, निकिल, क्रोमियम, नाम से पता है, निकिल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन। क्लियर है? मैंगनीन को बनाने वाले कौन है, कॉपर, मैंगनीज और निकिल। ये आपको ध्यान रखने हैं, थोड़ा मेमोराइज आपको करना है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? इसके बाद आप देखिए, अब हमने 3 नोट लिखे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखिए ये बात हम लोगों ने पहले भी करी थी कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर निर्भर करती है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था इससे पिछले वाले लेक्चर में कि अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पर लगभग इंडिपेंडेंट होती है। मतलब अगर आप टेम्परेचर को राइज अप करोगे तो अलॉयज की रेजिस्टिविटी में ज्यादा चेंज नहीं आता, जबकि जो मेटल जो होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती है। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो वही नोट मैंने वापस लिखा है, रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अलॉयज की रेजिस्टिविटी पर लगभग कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट ही रहती है। अब आप सीधा सा जहन में एक चीज ये और रखें कि जब हमें ये पता था कि दुनिया के सबसे बेस्ट कंडक्टर मेटल्स हैं, तो अलॉय बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे मान लीजिए मुझे नाइक्रोम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैंगनीन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहली बार आप बहुत अच्छे से समझे, जैसे मान लीजिए मैंगनीन किससे बना है, कॉपर, मैंगनीज और निकिल से बना है। तो अगर मान लीजिए मैं मैंगनीन की बात करूंगा तो मैंगनीन अलॉय है, 3 मेटल का अलॉय है। तो ध्यान रखिएगा, मैंगनीन अलॉय होने के कारण इसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ नहीं बढ़ती, कांस्टेंट रहती है। इसका फायदा, इसी चीज का फायदा हम मैंगनीन का यूज कहां पर करते हैं, हमें कई बार ऐसा होता है कि हमारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ ऐसे रजिस्टर्स बनाने होते हैं, कुछ ऐसे रजिस्टर वायर बनाने होते हैं जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पर नहीं बदले, कांस्टेंट रहे। तो जनरली हमारे पास जो लेबोरेटरी में रजिस्टर्स काम में आते हैं, आप अगर मार्केट में देखेंगे तो आपको रजिस्टर्स मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 2 वायर निकले होते हैं, बीच में से छोटा ब्लैक कलर का पार्ट वहां पे लगा होता है, अलग अलग कलर कोडिंग्स होती हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ आप ये हमारे को नहीं पढ़ना, बस आप ध्यान रखें। मैंगनीन हमने क्यों बनाया, क्योंकि अगर मैं सिर्फ कॉपर का रेजिस्टेंस बनाता होता तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती, क्योंकि कॉपर इटसेल्फ इज मेटल। और अगर मैं रजिस्टर वायर कॉपर का बनाता होता तो दिक्कत ये होती कि अगर टेम्परेचर बढ़ता तो कॉपर का रेजिस्टेंस भी क्या होता, चेंज हो जाता, बढ़ जाता। जबकि मैंने क्या किया, कॉपर में मैंगनीज और निकिल मिक्स करके उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मैंगनीन अलॉय में कन्वर्ट कर दिया। फायदा क्या कि जो मैंगनीन है उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता। तो ये मुझे कांस्टेंट कुछ ऐसे रजिस्टर वायर बनाने में काम में आते हैं जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बदलने पर नहीं बदलता। ऐसे ही नाइक्रोम वायर, तो नाइक्रोम वायर का यूज क्या है, देखिए नाइक्रोम वायर का यूज ये है कि सबसे बड़ी बात, नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा, लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड है।
तो जितने भी हीटिंग अप्लायंसेस हैं, चाहे आप मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक आयरन ले लें, आप टोस्टर ले लें, तो उनमें जो कॉइल हम यूज करते हैं वो किसकी बनाते हैं? नाइक्रोम की बनाते हैं। किसकी बनाते हैं? नाइक्रोम की। तो पहली बात, फायदा क्या कि नाइक्रोम किससे बना है? 4 मेटल से बना है, निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन से। तो एक बात तो तय है कि नाइक्रोम का जो रजिस्टिविटी होगा वो निकेल से ज्यादा होगा, क्रोमियम से ज्यादा होगा, मैंगनीज से ज्यादा होगा और आयरन से ज्यादा होगा। ये तो तय है, क्योंकि एलॉय का रजिस्टिविटी कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से क्या होता है? ज्यादा होता है। और क्योंकि कई बार हमें जब हीटिंग डिवाइसेस बनानी होती है तो वहां पर हम प्योर कंडक्टर यानी मेटल नहीं लेते, हम कुछ ऐसा मटेरियल लेते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा हो, क्योंकि मुझे वहां पर हीट पैदा करनी है। क्या पैदा करनी है? हीट पैदा करनी है। और हीट जब पैदा होगी तो जिस वायर में, जिस कॉइल में हीट पैदा हो रही है वो कहीं ऐसा ना हो कि उस हीट को सहन करने की उसमें क्षमता ही ना हो, कैपेसिटी ना हो। तो इसीलिए नाइक्रोम के 2 फायदे। नाइक्रोम का, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइक्रोम जो है उसको हम हीटिंग अप्लायंसेस में यूज क्यों करते हैं? हम केवल क्रोमियम या केवल मैंगनीज को यूज क्यों नहीं कर सकते? तो आप याद रखिएगा कि जो नाइक्रोम है वो अलॉय है निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन का, तो इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी इन कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से। दूसरा पॉइंट, हीटिंग डिवाइसेस बनाने के लिए जिस मटेरियल का हम यूज कर रहे होते हैं उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, कंपैरेटिवली ज्यादा होना चाहिए। बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेटल के कंपैरिजन में ज्यादा चाहिए। और मेटल के कंपैरिजन में ज्यादा किसका होता है? अलॉय का होता है। तो ये एक अलॉय बनाने का एक और रीजन। और थर्ड पॉइंट है वो ये है कि नाइक्रोम का जो मटेरियल है, नाइक्रोम जो मटेरियल है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब इतनी हीट जनरेट होगी तो ये, क्योंकि 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो मेल्ट होगा ही नहीं, इसलिए सर्किट ब्रेक नहीं होगा और ये हमको हीट प्रोड्यूस करता रहेगा। ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ पॉइंट है, इसको हम और वापस डिस्कस करेंगे, बट अभी आप ये ध्यान रख सकते हैं। 3 नोट बड़े इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड, कि अलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से क्या होती है? ज्यादा। मतलब नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी निकेल से ज्यादा होगी, क्रोमियम से ज्यादा होगी, मैंगनीज से ज्यादा होगी और आयरन से ज्यादा होगी। ध्यान रखें। थर्ड पॉइंट हमने क्या लिखा है? मेटल की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होती है? बढ़ती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा फिनिश हुआ कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। कौन कंडक्टर कहलाएंगे? जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम हो, 10⁻⁸ टू 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर की रेंज की हो। क्लियर है? अब आता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर से ज्यादा होगी। ध्यान रखिएगा। और किस रेंज की होगी? 10⁻⁵ टू 10⁻²। तो कंडक्टर से ज्यादा होगी रेजिस्टिविटी। अब सेमीकंडक्टर के 2 बड़े फेमस एग्जांपल हैं जिनको केवल हमें एग्जांपल वाइज ही याद रखना है। 10th क्लास में इससे ज्यादा हमें उससे नहीं पढ़ना। सिलिकॉन और जर्मेनियम पहले भी देख चुके हैं। और एक और खास बात हम पहले भी देख चुके हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर जो है वो डिक्रीज होती है टेम्परेचर राइज होने के साथ साथ। क्लियर है? ये आप ध्यान रखिएगा। एक और ध्यान रखिएगा कि कंडक्टर के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं। सेमीकंडक्टर के पास में, यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं। सेमीकंडक्टर के पास में कम होते हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा रेजिस्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। लास्ट है इंसुलेटर। अब इंसुलेटर हम किसको बोलेंगे? इंसुलेटर जिसमें करंट का फ्लो होता ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, जहां पर चार्ज फ्लो नहीं कर पाते, तो रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? केवल आप फिगर याद रख लें। बहुत ज्यादा का मतलब आप देखिए 10⁻10 टू 10⁻17, यानी ये पॉजिटिव में चल रहा है। 10⁻10 प्लस का 10 टू 10⁻17 ओम इंटू मीटर की रेंज की अगर किसी सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा इंसुलेटर कहलाएगा। एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, माइका, रबर, ग्लास और भी एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हुआ मटेरियल का, किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया हम लोगों ने। एक बार समराइज कर लेते हैं। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। एक एक एग्जांपल से पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा। कंडक्टर, देखिए एक क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से हमारा क्या बन गया है कि जो सिल्वर है वो इस दुनिया का सबसे बेहतरीन कंडक्टिंग मटेरियल है रिगार्डिंग फ्लो ऑफ चार्ज। तो आप आंसर क्या देंगे? इसका आंसर आपको सिर्फ इतना देना है
कि सिल्वर इस दुनिया का सबसे बेहतरीन कंडक्टिंग मटेरियल है रिगार्डिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी रूम टेम्परेचर पर सबसे कम है। क्लियर है? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल। उसके बाद सेकंड बेस्ट कौन है? कॉपर। अब सबसे बेस्ट सिल्वर है, लेकिन एट द सेम टाइम वो महंगा बहुत है। तो हम क्या करते हैं, जब कोई चीज महंगी होती है, अगर मुझे उसी का सब्सटीट्यूट मिल जाए और वो लगभग वही काम करे जो महंगा वाला सब्सटेंस कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, महंगे वाले की जगह थोड़ा सस्ता वाला यूज कर लेते हैं। तो सेकंड बेस्ट जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो कॉपर है, जो कि सिल्वर के कंपैरिजन में बहुत चीप है, ध्यान रखिएगा। बट आपसे अगर पूछा जाए सिल्वर इज एक्सीलेंट कंडक्टर, व्हाई? बिकॉज इट्स रेजिस्टिविटी इज लीस्ट एट रूम टेम्परेचर। जितने भी मटेरियल आप देखोगे, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि उसके बाद सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है मेटल्स को हटाने के बाद? अलॉयज की। किसकी होती है? अलॉयज। और अलॉयज बनाने का एक स्पेसिफिक टारगेट होता है। अलॉयज क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि अलॉय से हमें अलग अलग तरीके के काम करवाने होते हैं। जनरली अलॉय कहां पर काम आते हैं? हीटिंग अप्लायंसेस में। कहां पर काम आते हैं? हीटिंग अप्लायंसेस में। जब हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे होंगे, ये बात वापस हम वहां पर पढ़ेंगे। हम डायरेक्ट कॉपर यूज नहीं करेंगे, हम कॉपर का अलॉय यूज करेंगे। जैसे आप ये एग्जांपल देखें, नाइक्रोम हम लोगों ने यूज किया हीटिंग अप्लायंसेस में। नाइक्रोम खुद 4 मेटल से बना है, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन। सेपरेटली हम इसको यूज, अलग अलग मेटल को यूज नहीं कर सकते हीटिंग अप्लायंस बनाने में, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है और वो हीट पैदा नहीं कर पाते। क्लियर है? तो अगर मुझे हीट प्रोड्यूस करनी है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? अलॉय लेना पड़ेगा सिर्फ, क्योंकि जनरली जो मेटल होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, ध्यान रखिएगा। मैंगनीन का भी यूज हम लोगों ने देखा। मैंगनीन भी हमारा डेफिनेटली एक अलॉय है, जिसका, और इसका ध्यान रखिएगा, इसकी कंडक्टिविटी नाइक्रोम से ज्यादा बेहतर है। और किससे बना है? कॉपर, मैंगनीज और निकल से। और सबसे बड़ी बात कि अलॉयज का जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है, मतलब टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता। इसलिए हम कांस्टेंट रेजिस्टर्स बनाने में किनका यूज करते हैं? अलॉयज का। फिर हम लोगों ने पढ़ा सेमीकंडक्टर, और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? इंसुलेटर। तो यहां हमने मटेरियल का क्लासिफिकेशन किया। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नोट्स आप बना के रखिएगा। और डेफिनेशन, अगर आपको मान लीजिए रेजिस्टिविटी के आधार पर डेफिनेशन देनी हो कंडक्टर की, तो क्या देंगे? वो सारे मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁸ टू 10⁻�6 ओम इंटू मीटर की रेंज की हो, कंडक्टर कहलाते हैं। ऐसे ही आप सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन देंगे और ऐसे ही आप इंसुलेटर की डेफिनेशन देंगे और अपने नोट्स बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और शुरू करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। क्या शुरू करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे न्यूमेरिकल इस टॉपिक पर बेस्ड है। तो आज हम शुरू करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। मैं जैसे पॉइंट आपको बता रहा हूं, आप सीधा ध्यान रखें और फिर अपने इस टॉपिक को अच्छे से देखें। थोड़ा सा टाइम हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि टाइम के हिसाब से ही हमें पूरे लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब हम क्या करेंगे? देखिए, जैसे इससे पहले हम लोगों ने जो सर्किट्स बनाए थे, जो सिंपल सर्किट बनाए थे, हम लोगों ने क्या किया था? ये हमारे पास में एक रजिस्टर था, ध्यान रखिएगा। इसको हम बोलते हैं रजिस्टर वायर, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ये किसका बना हो सकता है? मैंगनीन का बना हो सकता है। किसका बना हो सकता है? मैंगनीन का। क्यों मैंगनीन हमने शब्द यूज किया? क्यों हम इसको कॉपर का नहीं बना सकते? क्यों हम इसको सिल्वर का नहीं बना सकते? क्यों हम इसको केवल मेटल का नहीं बना सकते? क्योंकि जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो डेफिनेटली इसमें हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। जबकि हमने पढ़ा है कि अलॉयज का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ऑलमोस्ट नहीं बढ़ती है, इंडिपेंडेंट रहती है। तो हम जो कांस्टेंट रेजिस्टेंस है वो किससे बनाते हैं? अलॉय से बनाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। एक यूज मैंने आपको बता दिया है बार बार। तो अब तक हम क्या करते थे? ये हमारा रजिस्टर वायर होता था। ये कनेक्टिंग वायर, मैं आपको पूरा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ये सेल, बैटरी भी ले सकते हैं। ये हमारा की स्विच ऑन। अब देखिए, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी?
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्लियर है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये हमारा सेल है जिसका वोल्टेज हम कितना मान लेते हैं? V वोल्ट। ये V वोल्ट की मान लीजिए आपको क्या दी गई है? सेल दी गई है। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट, जिसकी वैल्यू हम कितनी मान लेते हैं? I। कितनी मान लेते हैं? I। ये हमारा रजिस्टर वायर है जिसको हम बोल देते हैं AB। और हर रजिस्टर वायर का क्या होता है? एक फिक्स रेजिस्टेंस होता है। तो इस जिगजैग लाइन के ऊपर हम क्या लिख देंगे? R। ये R किसको इंडिकेट कर रहा है? इस वायर का, यानी इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस। इस AB का क्या इंडिकेट कर रहा है? रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो बड़ा आसानी से एक बार इसको हम और ढंग से देख लेते हैं, क्या क्या हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ये सेल लगा है। सेल हमारे लिए क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि सेल नहीं होगा तो आई कभी नहीं प्रोड्यूस हो सकता। ये चीज हम पहले ही जानते हैं। ये पॉजिटिव किसको इंडिकेट करेगा? हायर पोटेंशियल। इसको मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए मान लीजिए जो V वोल्ट है उसकी जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए 10 वोल्ट की, हमारे 10 वोल्ट का सेल हमारे पास में है। तो 10 वोल्ट का मतलब ये जो पॉजिटिव वाला लाइन है वो तो हमारे लिए हायर पोटेंशियल बनेगा। ये जो वो टर्मिनल जो कि पॉजिटिव साइन से इंडिकेट किया, जो बड़ा है, जो क्या कहलाएगा? हायर पोटेंशियल। तो ये 10 वोल्ट का मान लें, तो ये छोटा वाला किसका हो जाएगा? 0 वोल्ट का। तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 10 वोल्ट का। क्लियर है? मतलब किसी सेल पर अगर 10 वोल्ट लिखा है तो इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हमारा सेल है। क्लियर है? अब यहां पर मान लीजिए 1.5 वोल्ट का है। बाजार से जब हम इसको लेकर आते हैं तो ये हमारा, ये जहां पे डॉट लगा है ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, यानी हायर पोटेंशियल। और ये हमारा क्या कहलाता है? लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल। तो ये 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में है। इसका मतलब क्या है? इसको 1.5 वोल्ट मान लो तो ये कितना होगा? 0 वोल्ट। ये ऐसे भी हो सकता है कि अगर ये 3 वोल्ट है तो ये कितना होगा? 1.5 वोल्ट। क्योंकि तभी तो आप हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 वोल्ट। क्लियर है? 1.5 वोल्ट। तो ये अगर मैं 10 वोल्ट यहां पर लिख रहा हूं, इसका मतलब इस पॉजिटिव लाइन पे हम कितना अज्यूम कर लेंगे? 10 वोल्ट। और ये जो नेगेटिव यानी छोटा वाला जो टर्मिनल उसको कितना अज्यूम कर लेंगे? 0 वोल्ट, जिससे नेट डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट का। अब देखिए, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से वायर निकला इसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग वायर। क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग वायर। ये क्या कहलाता है? कनेक्टिंग वायर। और कनेक्टिंग वायर किसके बने होते हैं? मेटल के। ये जनरली किसका बना होगा? कॉपर का। ये एक ऐसे वायर का बना होगा जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम हो। और ध्यान रखिएगा, हम इसमें कुछ चीजें मानते हुए चलते हैं कि जो, जैसे मैंने ये सेल लिया, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने किससे कनेक्ट किया? जो रजिस्टर वायर था हमारा उसके ए पॉइंट से। किससे कनेक्ट किया? उसके ए टर्मिनल से। और नेगेटिव को भी हमने किससे कनेक्ट किया? कनेक्टिंग वायर के थ्रू, जो हमारा रजिस्टर था उसके बी टर्मिनल से। अब हम ये मानते हैं कि जो ये हम अज्यूम करते हैं, ये आइडियल कंडीशंस हैं कि जो कनेक्टिंग वायर है उसका रेजिस्टेंस हम नेग्लिजिबल मानते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या मानते हैं? नेग्लिजिबल। ऐसा होता नहीं है। जैसे किसी भी सरफेस का फ्रिक्शन कभी 0 नहीं हो सकता, वैसे ही किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कभी 0 नहीं हो सकता। हम लोगों ने देखा लीस्ट हो सकता है, जैसे सिल्वर के केस में 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर, बट 0 नहीं है। स्टिल हम ये अपने एक्सपेरिमेंट को अच्छा बनाने के लिए, इजी कैलकुलेशन करने के लिए मान लेते हैं कि कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कम है। और ये फिर क्योंकि जो हमने AB लिया है वो अलॉय से बना है, तो इसका रेजिस्टेंस तो ज्यादा होगा ही होगा, ये तो तय बात है। जिसको हमने कितना ले लिया है? R ओम। कितना ले लिया है? R ओम। तो हम लोगों ने क्या बोला? कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट हम क्या मानते हैं? 0। ऐसे ही बीच में हमारे पास में की लगी हुई है, इसका भी रेजिस्टेंस हम क्या मानते हैं? 0। और जो सेल बीच में है, क्योंकि करंट का फ्लो होगी जब क्लोज कंटिन्यूअस पाथ होगा, तो सेल जो है, सेल का भी हम इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मानते हैं? 0। सारा रेजिस्टेंस हम कहां फोकस करते हैं? AB पर। मतलब हमारे हिसाब से केवल रेजिस्टेंस कहां पर है? AB पर है। सब जगह थोड़ा बहुत सबका है, लेकिन हम हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए केवल कहां पे फोकस करते हैं? AB पर। क्लियर है? तो ये तो हमारे एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें केवल एक रजिस्टर लगा हुआ है। आज हमें टॉपिक क्या पढ़ना है? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। क्या पढ़ना है? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो ये छोटा सा एक सर्किट था जिसके बारे में कुछ बातें। और देखिए, क्या हम कुछ छूट तो नहीं रहा। देखिए, सबसे पहले हमें एक सेल की जरूरत होती है, वो हमने लिया।
ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव वाला हायर पोटेंशियल कहलाएगा, नेगेटिव वाला लोअर पोटेंशियल कहलाएगा। मान लीजिए यहाँ 10 वोल्ट लिखा हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल इज 10 वोल्ट। तो पॉजिटिव वाला हायर पोटेंशियल होने के कारण इसको आप 10 वोल्ट मान लीजिए, और नेगेटिव वाला लोअर पोटेंशियल होने के कारण आप इसको लोअर पोटेंशियल मान लें। फिर ये जो प्लस से हमने जो वायर लिया है, सीधा जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग वायर, और कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम क्या लेते हैं, नेग्लिजिबल। इसको हम हमारे रजिस्टर के एक टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। हम ये मानते हैं कि सारा रेजिस्टेंस हमें केवल इसी पर कंसिडर करना है, एबी पर, बाकी कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम क्या मानते हैं, 0। क्लियर है? तो अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का क्या मतलब है। दो टाइप से हम रेजिस्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का मतलब ये है कि आपके सर्किट में दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स जुड़े हुए हैं। तो कैसे जुड़ते हैं वो आप देखिए, रेजिस्टर्स को कैसे कंबाइन कर सकते हैं हम। पहला तरीका तो देखिए, हमारा पहला रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस मैंने कितना मान लिया है, R1, और ये हमारा, अब इसी देखिए ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। इसी पर आप एक और रेजिस्टर को कनेक्ट कर दें, ये रहा। तो ये तो कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहलाएगा? यहां पर दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, किसमें, सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी। जैसे मान लीजिए पहला रेजिस्टर है, ये दूसरा रेजिस्टर है, तो इसके लास्ट एंड पे मैंने इसके फर्स्ट एंड को जोड़ दिया दूसरे वाला रेजिस्टर के, तो ये क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो जब ऐसे दो रेजिस्टर जुड़े हों तो मुझे क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन क्या बनता है, आपको क्या करना है, यहां पर आपको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जब दो रजिस्टर्स जिनके रेजिस्टेंस कितने हैं, R1 और R2, किसमें जुड़े हैं, सीरीज में। किसमें जुड़े हैं, सीरीज में। तो उस समय टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। इस टोटल रेजिस्टेंस को हम किससे इंडिकेट करते हैं, R इक्विवेलेंट। किससे इंडिकेट करते हैं, R इक्विवेलेंट। ध्यान रखिएगा, ये हमको निकालना है R इक्विवेलेंट, और हम इसको R टोटल भी बोल सकते हैं, RT। बुक्स में R इक्विवेलेंट लिखा होता है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या बोला, दो रेजिस्टर्स कैसे कंबाइन हो सकते हैं, एक के बाद एक। तो इसको तो बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इसके बाद एक आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, तो आप अपने नोट्स में लिखेंगे रेजिस्टर्स को हम कितने हिसाब से जोड़ सकते हैं, दो तरीकों से जोड़ सकते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर और दूसरा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में एक के बाद एक, मान लीजिए दो रेजिस्टर, पहले का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का R2, तीसरा भी जोड़ना है तो यहाँ R3, फिर चौथा R4, फिर पांचवा R5 एंड सो ऑन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का मतलब क्या है, एक के ऊपर एक। ध्यान रखिएगा, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। कैसे, ये हमारा पहला रेजिस्टर है R1, क्लियर है। इसके नीचे हमें दूसरा रेजिस्टर लेना है R2, और हम क्या करेंगे, इनके ये जो एंड है इनको मिला देंगे। ध्यान रखिएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। क्लियर है। तो यहां पर हमको क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट, जिसको हम R पैरेलल भी बोल सकते हैं। यहां पर भी आप R टोटल की जगह आप R सीरीज लिख लें, और या तो हम क्या बोलेंगे, जब ऐसे जुड़े हो तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, R इक्विवेलेंट या फिर R पैरेलल। क्लियर है। तो इसका R पैरेलल यानी R इक्विवेलेंट, इन दोनों केसेस में निकालने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कैसे करेंगे हम देखिएगा। देखिए R पैरेलल का मतलब क्या है, यहां पर एंड टू एंड कनेक्टिविटी, यानी अगर मैं इसको ए बी मान लूं तो बी एंड को मैंने दूसरे वाले के सी से जोड़ा। ध्यान रखिएगा, ए बी सी डी, ये ऐसे एंड टू एंड कनेक्टिविटी। जबकि पैरेलल में आपको क्या करना है, दोनों के एंड्स आप क्या कर देंगे, कॉमन, दोनों एंड्स को क्या कर देंगे, मिला देंगे। क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये ऐसे आप क्या कर देंगे, मिला देंगे। ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ से। तो ये वाली कनेक्टिविटी क्या कहलाएगी, दिस कनेक्टिविटी इज व्हाट, पैरेलल कनेक्टिविटी। क्लियर है। ये कनेक्टिविटी क्या कहलाएगी, पैरेलल कनेक्टिविटी, जहां पे हमने दोनों रेजिस्टर्स के दोनों एंड को क्या कर दिया है, कॉमन। ये तो इस केस में आपको रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, और एक आपको इस केस में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो निकालने के लिए देखिए फटाफट हमको क्या मेथड अपनाना है,
देखिए आज हम केवल शायद ये छोटा सा मैं आपको डेरिवेशन करा देता हूं एक बार, फिर इसको हमें वाइंड अप करना होगा, ध्यान रखिएगा। तो इस केस में हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं आपको सर्किट बना देता हूं, बाकी हो सकता है ये हमारा अगली क्लास में हो। यहां पर आप इसको किससे कनेक्ट, ये दो रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं सीरीज में, और यहां हमने क्या लगा रखा है, एक सेल, ये की, और ये हमने इसको किससे जोड़ा है, कनेक्टिंग वायर से। यहां पर इस सेल का हम क्या बोल देंगे, वोल्टेज कितना है, V वोल्ट, कितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है, I, ये कितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है, I। और आपको ध्यान रखना है सीरीज में, आपको नोट क्या रखना है, ध्यान, I will be same for every रजिस्टर। ये ध्यान रखिएगा, I मतलब ये जो आपका पहला रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है R1, इसमें भी करंट कितनी जाएगी, I, इसमें भी कितनी आएगी, I, क्योंकि करंट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जितनी पॉजिटिव से करंट निकली है उतनी ही घूमकर वापस कहां आएगी, नेगेटिव टर्मिनल पे, ध्यान रखिएगा। तो I विल बी सेम फॉर एवरी रजिस्टर्स। और वोल्टेज क्या होगा, हर जगह अलग अलग। R1 पे वोल्टेज कितना होगा, V1 मान लें, और वोल्टेज एट R टॉप कितना मान लें, V2। क्लियर है। तो हम क्या बोलेंगे, जो टोटल वोल्टेज आपने दिया है उसमें से कुछ वोल्टेज यहां जाएगा और कुछ वोल्टेज यहां पर जाएगा। तो हम एक इक्वेशन का लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, तब तक आप इसको समझिएगा। आज के लिए काफी है।